Hello दोस्तों, welcome back to the channel in which we are covering नीम राजचुंडा लाइन बाय लाइन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 एग्रोनॉमी, जिसकी कवरेज यूनिट 1 टू यूनिट 4 रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एग्रोस प्लस नॉमस। एग्रोस मीन्स होता है फील्ड एंड नॉमस मीन्स टू मैनेज। मतलब एग्रोनॉमी वो विज्ञान है जो खेत को मैनेज करने के तरीके बताता है। It can be defined as a branch of agriculture science that deals with method which provide favorable environment to the crop for higher productivity. That means वो सब्जेक्ट जिसमें हम पढ़ते हैं कि फसल को बेस्ट इन्वायरमेंट कैसे दें ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। देन इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। भारत में खेती ज़्यादातर अपने घर के लिए की जाती है, कॉमर्शियली कम है। नेक्स्ट पीटर डी क्रेसेंजी, उन्होंने सबसे पहली बार एग्रोनॉमी से रिलेटेड लिटरेचर्स को अपनी बुक ओपस रूरेलियम कामोधर्म में कलेक्ट किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। वॉन हेलमॉन्ट 1577 टू 1644, इन्होंने कंक्लूड किया कि वेजिटेशन का मेन प्रिंसिपल वाटर है, मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पानी होता है। नेक्स्ट है जेथरो टूल 1674 टू 1741, इन्होंने एक बुक लिखी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री और सबसे पहली बार दो शब्द दिए, वीड्स और जीरो टिलेज, इसलिए इन्हें फादर ऑफ वीट साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अर्थर यंग 1741 टू 1820, इन्होंने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए पोल्ट्री डंक, लिटर, गन पाउडर जैसे मटेरियल्स यूज करके इल्ड बढ़ाने की कोशिश की। अपना वर्क एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम की 46 वॉल्यूम में पब्लिश किया। नेक्स्ट जस्टिस वॉन लीबिग 1840 में इन्होंने फार्मिंग में ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट किया, इन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फर्स्ट वन इज लीफ एरिया इंडेक्स LAI। कंसेप्ट को दिया था वेटसन ने 1948 में। LAI इज इक्वल टू टोटल लीफ एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ज़मीन पर कितने मीटर पत्ते हैं, ये LAI बताता है। इससे फोटोसिंथेसिस का अंदाज़ा लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। It means the relative land area occupied by a sole crops that is required to produce the yield achieved in intercropping. Means अगर intercropping से ज़्यादा yield आ रही है तो LER 1 से ज़्यादा होगा, मतलब intercropping profitable है। LER is equal to yield of intercropping divided by yield of sole crops. LER 1.0 का मतलब है मिक्सचर वाली फसल सोल क्रॉप से 10% ज़्यादा yield दे रही है। Then moving to the next, cropping intensity CI. CI is equal to total crop area डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100। एक साल में एक ही ज़मीन पर कितनी बार फसल ली गई है, इसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी नियरली 135% है, मतलब 100 हेक्टेयर ज़मीन पर साल में 135 हेक्टेयर फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। मतलब इसमें लैंड तो फिक्स होता है, ज़मीन फिक्स रहती है, लेकिन क्रॉप हर साल रोटेट होते रहता है, क्रॉप्स को बदल बदल के लगाया जाता है। एक साल सीरियल्स लिया जाता है तो अगले साल पल्स लेना चाहिए। बेनिफिट होता है क्रॉप रोटेशन का, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है और इम्प्रूव होती है सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल इरोजन चेक होता है और मॉइस्चर कंजर्व होता है। पैथोजेंस, इंसेक्ट पेस्ट, नेमाटोड्स और वीड्स का इंसिडेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी CRI is equal to number of crop in crop rotation divided by number of year in crop rotation into 100. क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स किसी फार्म पर यूज होने वाले क्रॉपिंग पैटर्न्स और उनका इंटरैक्शन फार्म रिसोर्सेज, फार्म इंटरप्राइजेस और अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ, इसे क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग इंडेक्स। फोटोसिंथेसिस से बने कार्बन डाइऑक्साइड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, इसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स से नापते हैं। इसे कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। सो हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। इकोनॉमिक यील्ड मीन्स टोटल ग्रेन हमें कितनी मिली है, डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड, ग्रेन प्लस स्ट्रॉ दोनों काउंट होता है इसमें, इंटू 100। हार्वेस्टिंग इंडेक्स इज सिमिलर टू पार्टीशनिंग कोफिशिएंट harvesting index of major field crops. So like potato 0.82 means 82%, 82% हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है पोटैटो का। राइस का 0.5, पल्सेस 0.3, ऑयलसीड 0.3, शुगर कैन 0.27, वीट 0.4, मेज 0.5, अरहर 0.19 एंड कॉटन 0.3। सबसे कम अरहर 0.19 होता है, सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स अरहर का होता है। पोटैटो का हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे हाई और अरहर का सबसे लो होता है।
We remember coefficient of effectiveness is equal to sink divided by source into 100. सोर्स दैट मीन्स पौधे का वो पार्ट जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जनरली लीफ, एंड सिंक जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जमा होता है, जनरली ग्रेन। एक्सेप्शंस हैं लाइक पोटैटो में स्टेम, सुगर बीट में रूट्स, पालक में लीव्स सिंक होते हैं। सॉर्गम सिकनेस, दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सक्सीडिंग क्रॉप ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जब अवेबिलिटी कम हो जाती है या फिर ना के बराबर होती है तो क्रॉप्स जो है हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। ये अगले क्रॉप पर होने वाला हार्मफुल इफेक्ट है, नाइट्रोजन की अनअवेबिलिटी से होता है। सॉर्गम के स्टबल का CN रेशियो बहुत वाइड होता है, इसलिए ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। इस प्रोसेस में सॉइल का नाइट्रोजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है एंड यानी इमोबिलाइज हो जाता है। सो रिजल्टेंट ये होता है कि अगले क्रॉप में शुरू में ही नाइट्रोजन डिफिशियंसी के सिम्टम आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन है सॉर्गम इफेक्ट कम करने के लिए अगले क्रॉप की पहली फर्टिलाइजर डोज में 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डालना चाहिए। Moving to the next, Unit 2, Dryland Agriculture means cultivation of crop entirely under rain-fed condition. ड्राई फार्मिंग क्या होता है? जहाँ एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm हो, वहाँ की खेती ड्राई फार्मिंग कहलाती है। क्रॉप फेलियर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है एंड क्योंकि ड्राई स्पेल लंबा हो सकता है, ये एरिड रीजन्स में होती हैं और यहाँ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यूज़ होते हैं। इस एरिया में अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम सजेस्ट किया जाता है। Second one is dryland farming. Cultivation of crop in areas where annual rainfall more than 750 mm but less than 1150 mm. उसे ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर ही ड्राईलैंड फार्मिंग की है, स्पेशली सेमी एरिड रीजन में। ब्लैक सॉइल में ड्रेनेज फैसिलिटी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, रेनफेड फार्मिंग मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150 mm इज कॉल्ड रेनफेड फार्मिंग। जहाँ 1150 mm से ज़्यादा बारिश होती है वहाँ उसे रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। ये फार्मिंग जनरली ह्यूमिड रीजन में किया जाता है। कंस्टिट्यूएंट ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। सो रेनफॉल जहाँ लेस देन 800 mm होता है वो ड्राईलैंड फार्मिंग, एंड जहाँ मोर देन 800 mm दैट इज रेनफेड फार्मिंग। मॉइस्चर अवेबिलिटी टू क्रॉप, ड्राईलैंड फार्मिंग में जो मॉइस्चर अवेबिलिटी है क्रॉप के लिए वो कम होती है, एंड रेनफेड फार्मिंग में इनफ मॉइस्चर होता है क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ग्रोइंग सीजन जो होता है 200 दिन से कम का होता है ड्राईलैंड फार्मिंग में, एंड रेनफेड में 200 दिन से ज़्यादा का। ग्रोइंग रीजन जो है ड्राईलैंड फार्मिंग एरिड रीजन में ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है एंड सब एरिड रीजन में। रेनफेड फार्मिंग जो है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स के लिए बेस्ट है। क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ सिंगल एंड मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम ड्राईलैंड फार्मिंग में अपनाया जाता है, वाइल इन रेनफेड फार्मिंग डबल और इंटर क्रॉपिंग यूज्ड। कॉन्स्टेंट है विंड्स एंड वाटर इरोजन, एंड रेनफेड फार्मिंग में वाटर इरोजन। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट 3, इसे 1988 में प्लानिंग कमीशन ने 7th 5-year प्लान में शुरू किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पर बैलेंस रीजनल ग्रोथ करना। प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया गया बाय नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट, एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनाने का बेस रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेज और क्रॉपिंग सिस्टम होता है। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। NARP ICR के हिसाब से इंडिया में 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। ट्रांस गैंगटिक प्लेन जोन, इसमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी और हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। सो गाइस, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स क्या होता है? देखो, जब हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में लैंड फॉर्म और सॉइल टाइप ऐड कर देते हैं तो उसे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बोलते हैं। NBSS एंड LUP के हिसाब से इंडिया में पहले 21 जोन थे बट अब 20 जोन हैं, और ICR ने इसे 8 जोन में डिवाइड किया है। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं ड्रॉट की। तो ड्रॉट तब होता है जब एनुअल रेनफॉल नॉर्मल से 75% से कम हो जाए, और अगर कमी 50% से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं सीवियर ड्रॉट। सिंपल है ना? नेक्स्ट, MAI मॉइस्चर अवेबिलिटी इंडेक्स, ये क्या होता है? तो रेनफॉल एट 50% प्रॉफिटेबिलिटी डिवाइडेड बाय PET, मतलब 50% चांस पर जितनी बारिश मिलेगी उसका रेशियो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ET, इवेपोट्रांसपिरेशन। ड्राई लैंड फार्मिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल मॉइस्चर। बारिश का 60 to 70% पानी इवेपोरेशन से वेस्ट हो जाता है। इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल
प्लस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट। इस लॉस को कम करने के लिए हम उस यूज़ करते हैं मल्चेस, एंटी ट्रांसपेरेंट और विंड ब्रेक्स का। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ये वो केमिकल्स या मटेरियल्स होते हैं जिनको हम प्लांट सरफेस पर स्प्रे करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। लेकिन ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस भी थोड़ा रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनका यूज़ सिर्फ सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस में ही करना चाहिए। मोस्टली यूज़ होते हैं नर्सरी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ये स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं जिससे ट्रांसपिरेशन होता है जो रुक जाता है। एग्जाम्पल PME एट द रेट 10⁻⁻⁴. एट्राजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्ट एज इफेक्टिव ट्रांसपिरेशन। फिल्म फॉर्मिंग, ये पत्ते के ऊपर थिन फिल्म एक परत बना देते हैं, जैसे एक बैरियर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मोबिलीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल एंड वैक्सेस। रिफ्लेक्टिंग टाइप्स, ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे लीफ का टेम्परेचर कम हो जाता है एंड ट्रांसपिरेशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल काउलिन एट द रेट 5%, जो कि ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कम करता है। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेंट। ये शूट ग्रोथ कम और रूट ग्रोथ को ज़्यादा करते हैं। प्लांट ड्रॉट रेजिस्ट कर पाता है। एग्जाम्पल साइकोसील। सो नेक्स्ट है विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो हवा की स्पीड को ब्रेक कर दें, और शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है विंड का डायरेक्शन में लगाई गई पेड़ों की रो। ये प्रोटेक्शन देती है विंडवर्ड साइड पर 5 से 10 गुना ट्री हाइट तक, और लीवर्ड साइड पर 30 टाइम्स तक। इसे क्रॉप को डेसिकेटिंग विंड से बचाते हैं। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हम एक ही ज़मीन पर क्रॉप्स प्लस फ्रूट्स प्लस फॉरेस्ट प्लांट और एनिमल्स सब लेते हैं। इसे ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके मेजर 5 कंपोनेंट होते हैं, वन बाय वन देखेंगे। एग्री सिल्वीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स को लिया जाता है, दोनों को एक साथ ग्रो किया जाता है। सिल्वो पास्टोरल मीन्स सेल्वीकल्चर प्लस पास्चर मैनेजमेंट। देन एग्रो सिल्वो पास्टोरल, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट प्लस पास्चर्स एक साथ ग्रो किया जाता है। एग्रीकल्चर हॉर्टी सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वी एंड एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर जिसमें हम क्रॉप्स लगाते हैं, फॉरेस्ट मीन्स पेड़ों को लगाना, एंड फिश प्रोडक्शन मीन्स एक्वाकल्चर, तीनों को हम एक साथ लेते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं यूनिट 4 सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब मिट्टी को इरोजन से कैसे बचाएं। सो फर्स्ट एग्रोनॉमिक मेजर्स, ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ स्लोप 2% से कम हो और इरोजन प्रॉब्लम सीवियर ना हो। ये इंक्लूड करता है कंटूर कल्टीवेशन, टेलेज, मल्चिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग को। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? इसमें हम स्लोप के अक्रॉस बुआई करते हैं। इसमें क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी और वाटर तीनों कंजर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्च का मतलब होता है सॉइल सरफेस पर कोई भी मटेरियल डालना जिससे इवेपोरेशन चेक हो और सॉइल वाटर इम्प्रूव हो। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स, मैनुअर, पॉलीथीन फिल्म्स एक्सेट्रा। ड्राई रीजन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिस है सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए और इरोजन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये एक सिस्टम है जिसमें इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप की लंबी पतली स्ट्रिप्स को इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स की स्ट्रिप के साथ अल्टरनेट करके बोया जाता है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल मेजर्स। ये तब यूज़ करते हैं जब स्लोप 2% से ज़्यादा हो और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के साथ सप्लीमेंट करता हो। इसमें ये प्रैक्टिसेस आती हैं लाइक कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग, सब सॉइलिंग, ब्रॉड बेड एंड फरो, PVF सिस्टम्स। तो वन बाय वन इसको देखेंगे। कंटूर बंडिंग क्या होती है? ये 6% तक के स्लोप पर अडॉप्ट की जाती है। मोस्टली यूज़ होती है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जहाँ इन्फिल्ट्रेशन और परमिएबिलिटी हाई हो। ग्रेडेड बंडिंग क्या होती है? ये रिकमेंडेड की जाती है 800 mm से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज़ में। जनरल बंडिंग 2 to 10% वाली स्लोप वाली ज़मीन के लिए सुटेबल है। इंडिया में कंटूर और ग्रेडेड बंडिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देन सब सॉइलिंग,
इसमें हम सब सॉइलर से 30 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ पर मिट्टी का हार्ड पैन जो होता है उसको तोड़ते हैं। इंटरवल रखा जाता है 90 से 180 सेंटीमीटर का। ब्रॉड बेड एंड फरो BBF सिस्टम, ये डीप ब्लैक सॉइल के लिए बेस्ट है जहां मानसून में सरफेस ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। इसे रेन वाटर को मैनेज करते हैं। बेंच टेरेसिंग, ये अडॉप्ट की जाती है 16 to 33% स्लोप वाली स्टीप और अनड्यूलेटिंग लैंड पर, मतलब जहाँ लैंड जो ज़मीन जो है लेवल्ड नहीं है, अनड्यूलेटेड है। स्टीप ज़मीन को सीढ़ियों जैसा बना देते हैं। बेंच टेरेसिंग में जो ज़मीन होती है उसको सीढ़ियों जैसे बना देते हैं। ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है। जिंक टेरेसिंग जो होती है ये 3 to 10% स्लोप वाली ज़मीन में बनाई जाती है। जिंक टेरेसेस मोस्टली बनाते हैं मीडियम टू डीप सॉइल में और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज में। नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव बेरियर्स। तो वेजिटेटिव बेरियर्स ये क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन होती है, यूजुअली घास या झाड़ियों की कुछ रोज जो हम कंटूर के अलोंग लगाते हैं इरोजन कंट्रोल के लिए। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लांट है खस, जिसको वेटिवेरा जिलैनिका कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। वर्टिकल मल्चिंग क्या होता है, इसमें हम स्लोप के अक्रॉस नैरो ट्रेंचेस खोदते हैं और उसमें स्ट्रॉ या क्रॉप रेसिड्यू भर देते हैं। ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कॉफ़ी गार्डन में होती है। नाउ मूविंग टू द रैपिड फायर रिवीजन। फादर ऑफ एग्रोनॉमी और फादर ऑफ वीट साइंस कौन है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंसी एंड फादर ऑफ वीट साइंस जो है जेथरो टूल है। जेथरो टूल ने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी थी एंड वीड एंड जीरो टिलेज जो टर्म था वो भी जेथरो टूल ने ही दिए थे। लीफ एरिया इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था वेटसन ने 1948 में। LAI टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया, सबसे ज़्यादा और सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किस क्रॉप का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है पोटैटो का 0.82 से 82% एंड लोवेस्ट होता है अरहर पिजन पी का 0.19 या 19%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला है इकोनॉमिक एज डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल एज इंटू 100। सॉर्गम सिकनेस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? सॉर्गम के स्टबल्स का CN रेशियो वाइड होने से नाइट्रोजन टेम्पररी इमोबिलाइज ब्लॉक हो जाते हैं। अगली क्रॉप की पहली फर्टिलाइजर डोज में 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन अप्लाई करें। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में रेनफॉल लिमिट कितनी होती है? तो ड्राई फार्मिंग मीन्स रेनफॉल जो होता है लेस देन 750 mm, ड्राई लैंड फार्मिंग में 750 to 1150 mm, रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 1150 mm। इंडिया में एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग 15 जोन है, NARP ICR के अकॉर्डिंग 131 जोन है। इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन NBSS NLUP कितने हैं? 21 जोन, अब 20 हैं। ICR के अकॉर्डिंग 8 जोन है। एंटी ट्रांसपेरेंट के टाइप और उनके बेस्ट एग्जाम्पल क्या हैं? तो स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एट्राजिन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिल्म फॉर्मिंग के लिए मोबाइल लीफ, वैक्स, सिलिकॉन या फिर ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप है काउलिन 5%, ग्रोथ रिटार्डेंट साइकोसिल। वेजिटेटिव बैरियर्स के रूप में कौन सा प्लांट सबसे सुइटेबल होता है? खस, वेटिवेरिया जिज़ैनियोडियस। सॉइल कंजर्वेशन के लिए बेंच टेरेसिंग कितने स्लोप पर करते हैं? 16% to 33% स्लोप पर। कंटूर बंडिंग जो होता है लेस देन 6% स्लोप पर होती है। वर्टिकल मल्चिंग सबसे ज़्यादा किस क्रॉप प्लांटेशन में यूज़ होती है? तो कॉफ़ी के गार्डन में। ब्लैक सॉइल में मानसून ड्रेनेज के लिए कौन सा लैंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बेस्ट है? ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। सो गाइज दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन।